हेलो एवरीवन, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये साल आपके लिए बहुत नई खुशियां, नई उमंग और नई सफलताएं लेके आए। ऑलराइट, नाउ आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो बात करता है रिट्स के बारे में। रिट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ देखा गया है, कहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल इसमें कवर होते हैं, आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहले रिट्स 5 टाइप्स की होती है, वो हम इसको डिटेल में समझेंगे। रिट्स से पहले हम समझते हैं आर्टिकल 32 और 226 को। ठीक है, आर्टिकल 32 जो पार्ट 3 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कवर होता है, पार्ट 3 यानी आर्टिकल 12 से 35, यानी कि आर्टिकल 32 एक तरीके का फंडामेंटल राइट्स है, एक तरीके का मौलिक अधिकार है। ऑलराइट, सो जो फंडामेंटल राइट्स को ही कवर करता है। अब सबसे पहले रिट्स क्या होता है? रिट्स एक तरीके के वो होते हैं जो आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 32 एंड 226। अब आर्टिकल 32 पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 है, यानी कि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स को कवर करता ही है और अपने आप में एक फंडामेंटल राइट भी है। ऑलराइट, आर्टिकल 32 में अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो सकता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल 32 के अंडर अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 क्या पावर देता है? सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 5 तरीके की रिट्स इशू कर सकते हैं। और 32 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके का गारंटर भी माना गया है और डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। आर्टिकल 226 भी बात करता है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, यानी कि रिट्स की, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की, जो हाई कोर्ट के पास है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। बट इसमें आर्टिकल 226 में क्या है कि नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स और अदर पावर्स भी और अदर चीजें भी हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आप डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए खुद का किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन उसमें ये हायरार्की नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट में जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। इसमें आप पहले कहीं भी जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ही आपसे पूछ सकता है कि पहले आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए ना। आर्टिकल 32 और 226 में कुछ मेजर डिफरेंसेस है, वो हम समझते हैं। आर्टिकल 32 पार्ट 3 में फॉल होता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में आता है। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। दैट्स व्हाई आर्टिकल 32 प्रोटेक्शन करता है फंडामेंटल राइट्स की बाय सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 बाय हाई कोर्ट, बट नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट अदर राइट्स ऑल्सो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल राइट्स, अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो बात करता है रिट्स के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 5 तरह की रिट्स होती है: हैबेस कॉर्पस, सर्शररी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, मैंडेमस। ऑलराइट, नाउ हम इसकी डिटेल समझते हैं। हैबेस कॉर्पस ये एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिट है। हैबेस कॉर्पस एक तरीके का जो आपको प्राइवेट डिटेंशन होता है, एक तरीके से जो इलीगल डिटेंशन होता है, उसके रिलीज के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन करा गया है तो कोर्ट के पास ये राइट होता है कि आप रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस लगाएं और आपके उसके पास कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो स्टेट से या अथॉरिटी से पूछे कि आपने किस व्यक्ति को इसको डिटेन क्यों कर रखा है, वाई, उसका रीजन क्या है इसके पीछे और क्यों इसको डिटेन कर रखा है। ऑलराइट, इस तरीके में एक अपन केस लॉ देखते हैं, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस इंपॉर्टेंट केस लॉ में क्या हुआ था, एक व्यक्ति की पूरी सजा वो अपनी पूरी भुगत चुका था, एक तरीके उसकी सजा पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद भी उसको 14 साल इलीगल डिटेन करा गया था, इसलिए फिर रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस में उसको रिलीज करा गया। नेक्स्ट रिट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि आप किसी भी स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, यूनिवर्सिटी, ट्रिब्यूनल, किसी को भी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। ऑलराइट, इसको हम एक केस लॉ से समझते हैं, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। अब लोटस होटल्स और गुजरात फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि हम आपके लिए फंड रेज करेंगे और आप उससे अपने होटल्स बनाएंगे।
ओके, सो स्टार्टिंग में उन्होंने फंड रिलीज करे, बट इन फ्यूचर वो क्या हुआ, बाद में उन्होंने फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने फंड रिलीज करना मना कर दिया, यानी एक तरीके से बंद कर दिया। तो लोटस होटल्स कहाँ पहुंचा, गुजरात हाई कोर्ट, और गुजरात हाई कोर्ट ने देन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को क्या बोला कि आपने ये वादा करा था कि आप पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, सो आपको ये फंड रिलीज करना पड़ेगा। इसीलिए ये केस लॉ मैंडेमस से कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब होता है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करना। अब मैंडेमस में एक ये कि क्या होना चाहिए, ऑफिस पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, इसीलिए किसी भी आप पब्लिक ऑफिस को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए रीट ऑफ मैंडेमस हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से इशू करवा सकते हो, और वी कमांड के थ्रू आप अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने को कह सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रीट ऑफ क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि एक तरीके से फॉर एग्जांपल एक आपने किसी भी कॉलेज के एडमिशन के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए आपने एक एंट्रेंस क्लियर करी, ठीक है, उसके बाद आपने उस ऑफिस को ज्वाइन करा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैंने भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से LLB करा, उसके लिए मैंने उसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम पास करी, देन आई गॉट दैट पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है। उस अथॉरिटी से मैंने क्या करा, LLB की डिग्री उस कॉलेज से हासिल करी। इसी तरीके से अगर कोई पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस में अगर कोई किसी तरीके का पर्सन उसमें सीटेड है, तो रीट ऑफ क्यू वारंटो से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से आपने पब्लिक ऑफिस ज्वाइन कराएं, आप इसे बताइए। अगर पब्लिक ऑफिसर ये बताने में नाकाम रहता है कि वो किस अथॉरिटी से आया है, तो वो क्यू वारंटो के तहत उस ऑफिस को वेकेट उसे करना पड़ता है। रीट ऑफ सर्चोररी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आप अपने जजमेंट्स हमें सबमिट करें रिव्यू करने के लिए। अब रिव्यू करने के लिए कैसे, क्यों बोलता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कि अपने जजमेंट हमें आप सबमिट करें रिव्यू करने के लिए? अगर कोई भी जजमेंट अगर इलीगल हुआ तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है इस रीट ऑफ सर्चोररी में कि वो उसे क्वेश कर सके, यानी उस जजमेंट को नल एंड वॉइड कर सके और उसका कोई एग्जिस्टेंस इन फ्यूचर में नहीं रहे। अब किस ग्राउंड पे लोअर कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्वेश कर सकता है? लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इलीगल ज्यूरिसडिक्शन और एनी इरेगुलरिटी जिसमें वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के वायलेशन अगर होता है, तो इन ग्राउंड्स पे अगर आपके लोअर कोर्ट के जजमेंट्स क्वैश हो सकते हैं। रीट ऑफ सर्चोररी में ये दो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, गुल्लपल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APS RTC एंड सेकंड इज AK कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों ही केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जजमेंट को क्वैश करा था बिकॉज ऑफ इलीगलिटी, जो अपन ने जो ग्राउंड समझे थे उसमें से कुछ ग्राउंड्स के साथ इन दोनों जजमेंट्स को लोअर कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश करा। रीट ऑफ प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन एक तरीके का प्रोहिबिशन होता है और क्योर एक तरीके का रीट ऑफ सर्चोररी आता है। यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि किसी चीज को अगर ये एक तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने या आपके जजमेंट को रिव्यू करने के लिए जब सर्चोररी में बोलते हैं, उसी प्रकार अगर आपने कोई जजमेंट नहीं दिया है या उसमें कुछ त्रुटि हुई है, तो जजमेंट को अनाउंस करने से पहले आप उसमें एक तरीके से सुधार कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रीट ऑफ प्रोहिबिशन। बट रीट ऑफ प्रोहिबिशन कब तक एप्लीकेबल होगा? जब तक कि उस जजमेंट को अनाउंस नहीं करा गया हो कोर्ट ऑफ लॉ में, जब तभी तक इसका एग्जिस्टेंस रहेगा। उसके बाद रीट ऑफ सर्चोररी एप्लीकेबल हो जाएगी, यानी कि गलती करने से पहले उसका प्रिवेंशन करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आप इसको समझेंगे प्रिवेंशन से प्रोहिबिशन, क्योर से सर्चोररी। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में एक तरीके से आपको जजमेंट जब सुप्रीम लोअर कोर्ट का अनाउंस नहीं होता है, उससे पहले अगर कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसको एक तरीके से सुधार करने के लिए आप रीट ऑफ प्रोहिबिशन का सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट इसका यूज करके उसके जजमेंट को सुधार कर सकती है। उनको ऑर्डर, लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है कि वह आप जो उसमें त्रुटि हुई है उसका वो सुधार कर सके। बट ये कब एप्लीकेबल होगा? तभी तक ये एप्लीकेबल हो सकता है जब तक कि फाइनल जजमेंट रीट ऑफ प्रोहिबिशन, जब तक लोअर कोर्ट का फाइनल जजमेंट एप्लीकेबल ना हुआ हो। ठीक है, आज हमने 5 इंपॉर्टेंट रीट समझने की कोशिश करी। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।